तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन है, छोटी बड़ी समस्या तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। तो फिर ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर का देखेंगे? तो वर्ण का देखने वाले हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग वर्ण विचार के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिए हुए। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार, बस समझे कि नहीं? पूरे के पूरे जितना था उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम किया। बट आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वर्ण के रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। क्योंकि एग्जाम में जब आप जाओगे देने, ठीक है ना, तो वहां पर एक जब इस क्वेश्चंस को बना लोगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आता है जब समझ जाओगे, तो फिर जो अंदर से डर होता है, बात समझे कि नहीं, वो खत्म हो जाता है। एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई चलो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है हम पढ़े रहेंगे ऐसे, बिल्कुल आपका जो है डर खत्म हो जाएगा। तो फिर हम इस वीडियो को जैसे ही आप लास्ट तक देखिएगा, आप जैसे ही इस वीडियो को देख लेंगे, फिर जब आप सब्जेक्टिव याद करेंगे, जब चीजों को फिर से जब रिवीजन करेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक शेप बन जाएगा कि हमको कहां और कौन कौन चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, ये सारा जो चीज है ना आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा। लेकिन वही जब आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, पता ही नहीं चलेगा कि फिर ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा एग्जाम में, कैसे आ सकता है। तो क्यों ना हम उस क्वेश्चन को ही देख ले जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब ये क्वेश्चन देख लेंगे तो जो भी कंफ्यूजन है ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला क्वेश्चन हम लोगों के जो सामने है वो है क का उच्चारण स्थान क्या है। भाई मेरे खूब ध्यान से सोचो, हम बताए थे आपको कि किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान याद करने के लिए ट्रिक बताए थे। अगर आप ट्रिक नहीं देखे होंगे तो भाई साहब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, पहले उस ट्रिक को देखिए। जैसे ही ट्रिक देख लेंगे ना, उसके बाद इसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा सकते हो, बात समझे कि नहीं, बवाल मचा सकते हो। तो फिर भी चलो हम एक एक करके सभी का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे और उससे रिलेटेड ट्रिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला बात, जब क का उच्चारण स्थान करता है तो इसके लिए आप याद कीजिए, एक ये क वर्ग का है, खुद ही पहला वर्ण है तो क वर्ग है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बताए थे कि क वर्ग के लिए अकुह, अकुह, अकुह एक ट्रिक बताए थे। तो अ से बताए थे आपको कि जो भी वर्ण स्वर में क्या आएगा, तो देखिए उसका कोई जो सजातीय स्वर वर्ण है कि नहीं है। तो अ के साथ आता है एक आ, उसी तरह ई के साथ बड़ी ई, उ के साथ बड़ी उ, बस समझिए री अकेले आता है। तो इस तरह सजातीय वर्ण को आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना। जब सजातीय वर्ण आप ध्यान में रख लेंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो अ का मतलब आप समझ जाइए कि अ और आ, कु का मतलब क वर्ग, और ह का मतलब ह, और विसर्ग यहाँ पर हो जाएगा। तो इतना जो अ और आ, इतना जो आप स्वर देख, इतना जो वर्ण आपने देखा, ये सभी का उच्चारण स्थान केवल और केवल कंठ है। तो अगर आप इस ट्रिक को केवल याद कर लेंगे तो आपको कंठ से उच्चारण होने वाले सभी भी वर्ण का आपको एक बार में याद हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें से कोई भी आएगा तो छूटेगा नहीं, छूटेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या याद करते हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, क वर्ग, तो क वर्ग कंठ याद कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो स्वर है उसका क्या होगा। अब एग्जाम में जो है स्वर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आप उस ट्रिक को याद रखिए, काम आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह कि प का उच्चारण स्थान याद कीजिए। देखिए प जो है पावर का ही है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है, इसके लिए ट्रिक यहाँ पर आपको ट्रिक बताए थे हम, उपोष्ट। उ से हो जाएगा छोटी उ बड़ी उ, ठीक है ना। आप प से पो क्या मतलब ये हो गया कि पवर्ग, पवर्ग, ठीक है ना। यहाँ ओष्ट लिखिए दिए, बात समझ रही, यानी ओट से हो जाएगा इसका, ठीक है ना। कहीं ओट कहीं ओस्ट भी लिखा रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, आपका प का पूछ रहा है तो ओट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेक्ट, च का उच्चारण स्थान बताइए। अब देखो यार, च का उच्चारण स्थान आपको बताए थे कि च वर्ग का है, तो इसीलिए ट्रिक बताए थे, इचू ऐसा, इचू ए सा। अब देखो इचू जो ऐसा है तो आप खूब ध्यान में रखोगे, ई से छोटी ई बड़ी ई, चू से च वर्ग हो जाएगा, और य हो जाएगा, और एक तालव्य स हो जाएगा। देखो इसको तालव्य स कहा जाता है, तालाबे स बहुत लोग बोलते हैं। तालव्य स का मतलब ये होता है कि तालु से बोला जाता है, ये तालु से बोला जाएगा इसलिए तालव्य स, ठीक है ना। पेटकाटवा स को हम लोग मूर्धन्य स बोलते हैं क्योंकि मूर्धा से बोला जाता है। ये वाले स को हम लोग दंती स बोलते हैं, ठीक है ना, दंती स क्योंकि दांत से बोला जाता है। तो कहने का मतलब च वर्ग आप लिखते भी हैं तो पहले कैसे लिखते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं, तालव्य स, फिर मूर्धन्य स, फिर दंती स, ऐसे लिखते हैं। तो पहले आपको हम एक ट्रिक में क्या समझाए थे कि पहले कंठ आता है, उसके बाद आप देखिएगा तालु आता है, उसके बाद मूर्धा आता है, दांत आता है, तब ओष्ठ आता है। तो आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं इसको लाइन से, जिस तरह तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स है, तो पहले कंठ, तो कंठ में कोई भी स नहीं आएगा, ठीक है ना। उसी तरह में तालु में तालव्य स, फिर उसके बाद मूर्धा तो मूर्धन्य स, फिर उसके बाद दांत तो दंत स।
और लास्ट में ओस्ट, ओस्ट में भी कोई स्वर नहीं, स नहीं। और देखिए पहला वाला और अंतिम वाला में स नहीं आएगा, बीच में तीन वाला में स आएगा। अब उसको लाइन से आप याद कर लीजिए, बात समझे कि नहीं। तो इसको इचू ऐसा याद रख लेंगे तो च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इचू ऐसा किससे हो जाएगा, तालु से। इसलिए यहाँ पर च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, तालु हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बवाल मचा सकते हैं। ठीक है रखा। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, जब हम बताए थे स्वर वर्ण तो आपको हम लिखे थे, और उस समय स्वर वर्ण के क्या मात्रा होता है उसको भी आपको हम बताए थे। तो अगर भाई साहब अगर ये सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत है वो सब देख लीजिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें एक एक चीज के बारे में आपको डिटेल बताया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं ना तो आपको किसी भी तरह का कहीं पे कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आराम से नोट्स बना करके तब आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। टोटल संख्या कितना होगा, 11 होगा। अगला क्वेश्चन, ट वर्ग का उच्चारण स्थान, ट वर्ग। तो याद रखिए ट वर्ग का उच्चारण स्थान के लिए टी क्या बताए थे आपको, मूर्धा से मूर्धा। तो मूर्धा के उच्चारण स्थान कौन कौन सा वर्ण आएगा, तो याद रखिएगा ऋतु रेशा, ऋतु रेशा। तो री से री हो जाएगा, टू से ट वर्ग हो जाएगा, र से र हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। तो ऋतु रेशा याद रखेंगे, री ट वर्ग र मूर्धन्य स, ठीक है ना, पेट कटवा स। तो क्या हो जाएगा आपको, इसका मूर्धा हो जाएगा, मूर्धा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दंती स का उच्चारण स्थान, तो दंती स का उच्चारण स्थान दंत होगा, लेकिन इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे दांत से कौन कौन सा वर्ण उच्चारण किया जाता है, तो याद रखिएगा तलाश, ठीक है ना, तलाश, तलाश के दांते काट देंगे। त से क्या हो जाएगा, त वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, त वर्ग हो जाएगा। ल से क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। स से क्या हो जाएगा, तो ये दंती स वाला, ठीक है ना। तो आपको देखिए ये सब अगर ट्रिक याद रख लेते हैं तो आपको एग्जाम में फिर दिक्कत नहीं होगा, आपका काम चल जाएगा। तो तलाश का क्या हो जाएगा आपको, दंत याद रखिएगा, दंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा क्या, तालव्य स मूर्धन्य स दंती स और ह को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम जब व्यंजन पढ़ाए थे तो व्यंजन में मुख्य रूप से तीन तरह का पढ़ाए थे, एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का टोटल संख्या 25, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। सभी वर्ग वाला कितने में आ जाएगा, स्पर्श में आ जाएगा, ठीक है ना। और एक वर्ग में कितना वर्ण रहता है, 5 वर्ण रहता है। तो 5 25 को ये हो गया। दूसरा बताते हैं अंतःस्थ व्यंजन, य र ल व, इसको अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा बताते हैं आपको ऊष्म व्यंजन, तालव्य स मूर्धन्य स दंती स और ह, तीनों स प्लस ह क्या हो जाएगा आपको, ये ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब का उच्चारण स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले देखिए ब किस वर्ग का है, प वर्ग का है। प वर्ग के लिए ट्रिक क्या बताया था आपको, उपोष्ठ, उपोष्ठ, उपोष्ठ यानी ऊ छोटी ऊ बड़ी ऊ प्लस प वर्ग, ये टोटल जो होगा आपका ओष्ठ से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें क्या, घ। देखिए घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो घ सबसे पहले देखिए किस वर्ग में आएगा, क वर्ग में आएगा। तो क वर्ग के लिए क्या ट्रिक बताया, अकुह, तकुह कंठ से। तो इसी तरह घ कौन सा हो जाएगा, कंठ, कंठ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आपको कि घोष वर्ण होता क्या है। सबसे पहले देखिए घोष वर्ण जब भी आप पढ़िएगा, ठीक है ना, तो आप देखिएगा प्रयत्न के आधार पर, ठीक है ना, प्रयत्न के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इस प्रयत्न में भी प्रयत्न दो तरह का होता है। एक, जब हम बोलेंगे तो मुख से जो वायु है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि घर्षण करते हुए बाहर निकलता है। तो जब कुछ ऐसी वायु है जो स्वर तंत्रियों को झंझिकृत करके बाहर निकलती है, घसरते हुए बाहर निकलती है, तो उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। बस समझ नहीं, नाम से ही पता चला है, जो घोषते हुए बाहर निकले, घसरते हुए बाहर निकले उसको। तो फिर इसमें कौन कौन सा वर्ण आएगा, तो ध्यान देखिए इसमें आपको जितना भी आप देखिएगा वर्ण वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, पांचों वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। फिर उसके बाद याद रखिएगा इसमें य, र, ल, व और ह, ठीक है ना। फिर उसके बाद याद रखिएगा ड़ और ढ, ठीक है ना, ड ढ। फिर उसके बाद याद रखिएगा टोटल स्वर वर्ण, ठीक है ना। ये इतना जो है ना भाई साहब, वो क्या है आपका,
ये टोटल का टोटल है आपका कौन सा वर्ण, घोष वर्ण, ठीक है ना। तो अब इसमें से कौन सा है आप देखिए खुद, तो क्या करे, तीसरा चौथा और पांचवा। तो सबसे पहले ये देखिए कि सौ है तो इस सौ होगा नहीं, ठीक है ना। अच्छा, पांचवा वर्ण कह रहा है, तो ट जो है पहला वर्ण है, तो थ ये भी जो है दूसरा वर्ण है, यही ना एक पांचवा वर्ण आ रहा है तो वर्ण का, तो कौन सा वर्ण हो जाएगा, डी नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका घोष वर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल आप चीजों को समझिए, जब आप वर्ण याद रखते हैं तो किस वर्ण को आप क्या कहेंगे, घोष कहेंगे, किस वर्ण को अघोष कहेंगे, ये चीज आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, बात समझे कि नहीं। अब देखिए हम क्या करता है, ये घोष वर्ण, दूसरा जो होता है अघोष होता है, अघोष, घोष को हम लोग स्वघोष भी कहते हैं, स्वघोष, इसलिए स्व जब आ जाएगा तो स्वर वर्ण पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अघोष को कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा, तो पहला और दूसरा वर्ण आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर य र ल व तो चारू आ गया, प्लस ये ह आ गया, तो बच गया तालव्य स, तीनों स आ जाएगा, तालव्य स, मूर्धन स और दंती स, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो आप याद रखिए किसी भी वर्ण का पहला दूसरा तालव्य स, मूर्धन स और दंती स, ये टोटल क्या हो जाएगा आपका, ये आपको अघोष वर्ण हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो अब देखिए आगे जो आपका आएगा वो होगा, यदि ए आए, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में बदल जाता है। अब ये आपका क्या हो गया भाई साहब, ये आपको संधि से क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन क्वेश्चन आया वर्ण में है, ठीक है ना। तो आप देखिए यदि भाई साहब ए या अ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, यानी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, तो ए जो है अ में बदल जाता है, अय जो है ये आय में बदल जाता है। तो आप देखिए ये पूछ रहा है ए के बारे में, अय के बारे में नहीं पूछ रहा है, तो ए जो है ये किस में बदल जाएगा, अय में बदल जाएगा, बात समझे कि नहीं। ए किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। उसी तरह कहा था ओ औ किस में बदलेगा, तो ओ जो है औ में बदलेगा, औ जो है वो किस में बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो ए पूछ रहा है, तो यहाँ ए पूछ रहा है तो ए आय में बदल जाएगा। जब आपको हम पढ़ाएंगे संधि उस समय तो बिल्कुल आप लोग गर्दा मरा सकते हैं, बात समझे कि नहीं। वहां पर जो है उस चीज को समझिएगा तो बिल्कुल वहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो फिर देखिए आ गया अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण दूसरा होगा, पहला और दूसरा होगा, ठीक है ना। उसके बाद तीनों सौ में से होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए कह रहा है क्या कौन सा है, तो अ होगा नहीं, ह होगा नहीं, च छ ज, ये तीसरा नंबर आ गया तो ये भी होगा नहीं, तो एगो नहीं सौ बच गया, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, बस में नहीं। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, वर्णमाला में कुल वर्णों का संख्या, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन होता क्या है 52, कहीं 50, कहीं 48, कहीं कहीं तो 46 भी दे देता है, बस समझे कि नहीं। तो इसलिए ये जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई व्याकरण के जो ज्ञाता होते हैं, व्याकरण होते हैं, वो कहीं 50, कोई बोलता है 55, 52, कोई बोलता है 48, कोई बोलता है 46, इसलिए इसमें बड़ा झोल है, बस समझे कि नहीं, एक मत नहीं है, इसलिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है क्या, छ त्र ज्ञ और सर को क्या कहते हैं। आपको हम पढ़ाए थे संयुक्त व्यंजन, मतलब दो या मतलब दो अलग अलग व्यंजन वर्ण के मिलने से बने हुए नए व्यंजन वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त स्वर अलग हो गया, संयुक्त व्यंजन अलग हो गया। तो संयुक्त व्यंजन जब कहा गया इसका मतलब ये है, देखो संयुक्त का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है, आज जब स्वर लग गया तो इसका मतलब दो अलग अलग स्वर के मिले हुए, दो अलग अलग स्वर के मिलने से बने हुए जो नए वर्ण होंगे उसे संयुक्त स्वर कहेंगे। यहाँ कहा कि व्यंजन वर्ण, तो जब दो अलग अलग व्यंजन वर्ण के मिलने से जो नया बनेगा वर्ण उसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। सिंपल बात है कि अगर व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन बनेगा, स्वर मिलेगा तो स्वर बनेगा, लेकिन जो अलग अलग है इसीलिए उसको संयुक्त नाम दे दिया गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, छ त्र ज्ञ और स्र ये किससे मिलकर के बना हुआ है, आपको संयुक्त व्यंजन है जो दो अलग अलग व्यंजन के मिलने से बना हुआ है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। आगे देखिए करें क्या, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को क्या कहते हैं, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे उस व्यंजन कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अलग अलग साल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए दो जगह ये लिखा गया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है तब आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज को बड़ी क्लियर आप याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिएगा
गला सूख रहा है बार बार, इतना गर्मी है ना, पटना में कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रहा है भाई। देखिए, कह रहा है कि ई वर्ण है, ई किस तरह का वर्ण है। तो सबसे पहले देखिए, उस व्यंजन तो होगा नहीं, व्यंजन होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं भी, अभी थोड़ा दीर्घ स्वर है। आपको बताए थे कि हर्ष और स्वर से, बात समझिए, हर्ष और स्वर के जो बोलने में समय लगता है, उससे यदि दुगुना समय लग रहा है किसी स्वर को बोलने में, तो वो दीर्घ स्वर है। यानी हर्ष और स्वर से दुगुना समय बोलने में लगे, मतलब उच्चारण में लगे दुगुना समय लेने वाले शब्द को क्या कहेंगे हम लोग? हम लोग दीर्घ स्वर कहेंगे। मानी ऐसा वर्ड, ऐसा स्वर वर्ड जो हर्ष और स्वर को, जिसको बोलने में हर्ष और स्वर का दुगुना समय लगता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर आप देखिए क्या कर रहा है, ई जो है वर्ण है, ई किस तरह का वर्ण है, तो पहले ध्यान से समझिए। ई जो है, आप खूब ध्यान से समझिएगा, एक तरह का तो स्वर वर्ण है, लेकिन स्वर वर्ण को भी हम बताए थे कि दो तरह का होता है, एक हर्ष स्वर होता है और एक जो होता है दीर्घ स्वर होता है, ठीक है ना। हर्ष स्वर का टोटल संख्या हम आपको चार बताए थे, जो अ, छोटी ई, छोटी ऊ प्लस री, ये टोटल चार गो जो है वो हर्ष स्वर है। बाकी जो सात गो है वो आपको दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में भी अलग अलग होता था, एक संयुक्त स्वर भी होता था, लेकिन आप मोटा मोटी दीर्घ स्वर याद रखिए, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बहुत अंदर से पूछेगा तब संयुक्त स्वर पूछता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, अ, फिर छोटी ई, छोटी ऊ और री, ये चार को जो है वो ह्रस्व स्वर है। बाकी जितने भी हैं वो सभी दीर्घ स्वर है। तो ये बड़ी ई की बात कर रहा है, बड़ी ई, बड़ी ऊ, फिर ए, अय, सॉरी, अय, ओ, औ, ठीक है ना। तो छोटे फिर आ, हाँ आ, तो आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये टोटल सात को जो होगा वो दीर्घ स्वर होगा। इसीलिए ये बड़ी ई पूछ रहा है, तो दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, जितना छोटा वाला होगा ह्रस्व होगा, और जितना बड़ा वाला वर्ण होगा वो आपका दीर्घ स्वर होगा। दीर्घ स्वर का, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है, यानी दो इकाई समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। बस समझे कि नहीं? ह्रस्व स्वर को, बस समझे कि नहीं, ह्रस्व स्वर को हम लोग क्या कहेंगे? द्विमात्रिक स्वर नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें एक मात्रिक स्वर होगा। बस समझिए क्यों? क्योंकि उसको बोलने में इकाई समय लग रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, भ किस में आता है? प वर्ग में आएगा, प फ ब भ। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? उपोष्ठ, यानी ओठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त का उच्चारण, त वर्ण का उच्चारण, त वर्ग दंत, बस हम बता देना, त, तलाश, तलाश, तलाश किसका हो जाएगा? दंत का। तो त वर्ग क्या हो जाएगा? दंत। अगला क्वेश्चन क्या करें, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? यहाँ पर देखिए छ बताए थे आपको, क हलंत प्लस तालव्य स, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? संयुक्त वर्ण नहीं, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बनाएगा। तो छ किस तरह का ध्वनि है? संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग में ख आएगा, तो क वर्ग का कंठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये देखिए मूर्धन्य स, नाम से ही पता चला है मूर्धन्य स मूर्धा से, तालव्य स तालु से, दंती स दंत से। इनमें से कौन दीर्घ स्वर है? अब दीर्घ स्वर और ये नहीं होगा, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर तो बड़ी ई भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। बात समझ रही, लेकिन ये संयुक्त है। आपको हम जस्ट समझा दे, देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया ना, ये संयुक्त है, ये संयुक्त स्वर है। लेकिन अब बताइए, ये भी दे दिया और ई भी दे दिया, तो दोनों में कौन मारेंगे? बड़ी ई मारेंगे, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर बड़ी ई है। बात समझे कि नहीं? ए तो संयुक्त स्वर है, ए, ऐ, ओ, औ, चार गो संयुक्त स्वर, तीन गो दीर्घ स्वर और चार गो आपका कौन हो जाएगा? ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। ऐसे होता है।
तो ये चीज दिमाग में रखिए, ये पूरा का पूरा आपको हम पढ़ाए हुए हैं। जब आप कंसेप्ट वाला वीडियो पढ़ेंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए जरूर। आप क्या कर रहे हैं, छ वर्ण में वर्ण कौन दो व्यंजन के मिलने से बनता है? तो छ जो है आप ध्यान रखिएगा, क हलंत प्लस पिटकटवा स, बात समझे कि नहीं, यानी मूर्धन्य स के मिलने से बनेगा। बात समझे, देखिए एक तो हो जाएगा आपका छ, एक हो जाएगा त्र, एक हो जाएगा ज्ञ और एक हो जाएगा स्र। तो छ का याद रखिएगा क हलंत प्लस पिटकटवा स, त्र का याद रखिएगा त हलंत प्लस र, और ज्ञ का याद रखिएगा ज हलंत प्लस य, ठीक है ना, और सर का याद रखिएगा तालाबे स हलंत प्लस र, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम में इतना जो है, ऐसे जिस तरह छ का पूछा उस तरह तरह का भी पूछ सकता है, ज्ञ का स्र का भी पूछ सकता है। इसलिए आप जो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। बात समझे कि नहीं, तो इसको देख लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एग्जाम में क्वेश्चन से आ सकता है, जब एक बार क्वेश्चन पूछ दिया है तो इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात समझे कि नहीं, आगे चलिएगा, देखिएगा कह रहा क्या, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द किस में आएगा? त वर्ग में आएगा। तो त वर्ग में त थ द यानी दंत से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। व्यंजन के जब भी अंत में हलंत लग जाएगा और हलंत इस तरह, तो इसका मतलब समझिए वो आधा हो गया। बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ग का उच्चारण स्थान क्या है? क ख ग, क वर्ग में आ गया तो क वर्ग में कंठ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ड का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए ट किस वर्ग का है? ट वर्ग का। ट ठ ड ढ ड़, तो ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ट वर्ग में है तो मूर्धा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यंजन के कितने प्रकार? तो व्यंजन के मुख्य रूप से तीन प्रकार, स्पर्श अंतःस्थ उष्म। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ठीक है ना। तो इसलिए टोटल प्रकार कितना हो जाएगा? 3। देखिए ये आपका टोटल 30, या लास्ट में आ गया अड़। देखिए ट ठ ड ढ अड़, ठीक है ना, इसको हम लोग अड़ बोलते हैं। बात समझ गए। तो ये अड़ जो है ये किस वर्ण, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो किस वर्ण का पहले है? तो टॉवर का है। तो टॉवर किससे बोला जाएगा? मूर्धा से बोला जाएगा, इसलिए यहाँ पर मूर्धा हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो था आपका 30 वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इसको बना लिए तो आप कहाँ कंफ्यूजन है, बिल्कुल गर्दा उड़ा सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते हैं? किसी तरह कोई भी दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। बस इसी तरह आप एग्जाम में जो है क्वेश्चंस हमेशा आता है। अब आप जब उस सब्जेक्टिव को जब आप रिवीजन कीजिए तो आप दिमाग में आपके बैठेगा कैसे हमको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ज्यादा आपको समझ आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो दोस्त के पास जो भी आपकी 10th क्लास में पढ़ने वाले जानने वाले दोस्त है, जरूरी नहीं है 10th क्लास वाले, 9th वाले 8 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये व्याकरण और सबके लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।